हेलो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फंक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे और उससे रिलेटेड एक दो हमने एग्जांपल भी लिया था। उसी एग्जांपल को ना आगे और बढ़ाते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने ये दो ग्राफ कुछ इस तरीके से लिया, ए और ये बी, कुछ ऐसा ग्राफ लिया। अब हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सबको याद है कि y के पैरेलल में लाइन प्लॉट करना है ग्राफ पे। एक बात ध्यान में ये रखना है कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है वो ग्राफ का पार्ट नहीं है। ग्राफ का जो पार्ट है वो सिर्फ थिक कर्व है, ध्यान रखना है। तो y के पैरेलल में हम लोगों को लाइन को प्लॉट करना है, ठीक है ना। y के पैरेलल में लाइन को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट पे कट किया, इसके इस साइड भी प्लॉट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। लेकिन जैसे ही इस डॉटेड लाइन पे प्लॉट करोगे ना तो एक नीचे वाले पॉइंट को भी कट कर जाएगा और ये एक ऊपर वाले पॉइंट को भी कट कर जाएगा, लाइक दिस वन। आप देख रहे होंगे। इसका मतलब कि ये जो लाइन हमारे पास है इस ग्राफ को भी कट कर दिया और इस ग्राफ को भी कट कर दिया, यानी पक्की बात है कि ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर मैं इस ऑप्शन की मैं बात करूं तो मैं यहां पे प्लॉट करूं तो एक पॉइंट पे कट करेगा, इधर वाले पार्ट पे प्लॉट करूं तो एक पॉइंट पे कट करेगा। एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो ब्लैंक है ना वो ग्राफ का पार्ट नहीं है। ब्लैंक इस बात को इंडिकेट कर रहा है ना कि ये जो ग्राफ है इस ब्लैंक के जस्ट पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो अगर मैं यहां पे भी प्लॉट कर दूं ना तो ध्यान में ये रखना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है इस वाले ग्राफ को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस वाले ग्राफ को कट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ऊपर में ब्लैंक है। ये ध्यान रखना, ध्यान दे रहा है ना। इसलिए ये जो वर्टिकल लाइन है ये पूरे ग्राफ को इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट पे एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो आई बात समझ में ना कि ग्राफिकली हम लोग ऑब्जर्व कैसे करेंगे कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट ये ध्यान में रहे कि जो हम लोग लाइन प्लॉट कर रहे हैं y के पैरेलल में वो तभी जब फंक्शन y इक्वल टू fx होगा। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि अगर x इक्वल टू fy हुआ तो सर, आई मीन टू से x इज द फंक्शन ऑफ y हुआ तो हम लोगों ने प्लॉट किया था y इक्वल टू fx के लिए y के पैरेलल में, तो फंक्शन अगर x इक्वल टू fy होगा ना तो उसका रिवर्स कर देंगे कि जो y के पैरेलल में प्लॉट किया था अब हम लोग प्लॉट करेंगे x के पैरेलल में। उसको भी एग्जांपल से हम लोग कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने एक छोटा सा एग्जांपल ये दिया, which of the following graph represent a function x equal to fy। सपोज करो हमने ए ऑप्शन में दिया कुछ ऐसा, बी ऑप्शन में दिया कुछ ऐसा, सी ऑप्शन में दिया कुछ आपके पास ऐसा और डी ऑप्शन में दिया कुछ हमने इस तरीके का। ठीक है, हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अब x इक्वल टू एफ वाई है, आई मीन x इज द फंक्शन ऑफ y है, y इज द फंक्शन ऑफ x नहीं है। तो हम लोगों को अब जो प्लॉट करना है y के पैरेलल में नहीं x के पैरेलल में लाइन प्लॉट करना है। तो अगर मैं x के पैरेलल में लाइन प्लॉट करता हूं तो ध्यान देना ये x एक्सिस है, x के पैरेलल में लाइन प्लॉट किया तो ये देख लो कि दो पॉइंट पे कट कर दिया। अब की बात है कि ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मैं x के पैरेलल में प्लॉट करता हूं, x के पैरेलल में अगर प्लॉट कर दिया तो देखो भैया एक पॉइंट पे कट किया तो ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। x के पैरेलल में प्लॉट करना है, ध्यान रहे मैंने यहां पे इंटरचेंज कर दिया जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ये x है और ये y है, तो x के पैरेलल में ये होगा, समझ में आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे दो पॉइंट पे कट कर दिया ये, यानी ये भी ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। x के पैरेलल में प्लॉट करोगे तो एक पॉइंट पे कट किया तो ये भी ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में कि नहीं कि अगर हमारे पास x इक्वल टू एफ वाई होगा
तो हम लोग x के पैरेलल में लाइन प्लॉट करेंगे। अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स होगा तो हम लोग y के पैरेलल में ग्राफ प्लॉट करेंगे, आई मीन y के पैरेलल में लाइन प्लॉट करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन कि सिंपली अगर बोल दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन, क्वेश्चन में ये ना दिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू एफ वाई, तब क्या करेंगे? तब ये ध्यान में रखना है कि आपके सिलेबस में, आई मीन जेई के सिलेबस में जो फंक्शन पढ़ना है y इज द फंक्शन ऑफ x, आई मीन टू से y इज द फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब ये हुआ कि y के पैरेलल में ही लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास, मैं फिर बोल रहा हूं, इस बात को बढ़िया से समझना बच्चों, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ एक्स या x इक्वल टू एफ वाई क्वेश्चन में ना दिया जाए, सीधी सीधी बात बोल दिया जाए कि कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, देन वी विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ओनली, नॉट x एक्सिस। इज इट क्लियर नॉट? राइट नाउ? ओके, अब आइए लेके चलते हैं हम लोग। ध्यान देना कि हमने फंक्शन को डिफाइन किया कितने तरीके से? 3 तरीके से डिफाइन किया ना। एक फर्स्ट वेन डायग्राम से, सेकेंड एनालिटिकल अप्रोच, थर्ड ग्राफिकल अप्रोच, है कि नहीं? अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं एराइज कर दूं, ध्यान देना कि ग्राफ होगा तो फंक्शन होगा या फंक्शन होगा तो ग्राफ होगा। आई मीन टू से कि ग्राफ का फंक्शन, ग्राफ होगा तो क्या वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कि फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ होगा। इसको क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं। Which of the following is oblique are true? A option, graph implies function। B option में function implies graph। C option में graph implies and implied by function, और D ऑप्शन में none of which। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? कि क्वेश्चन मेरा ये है कि फंक्शन होगा तो ग्राफ होगा या ग्राफ होगा तो फंक्शन पक्का होगा। उसी को हमने ना एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी आपने इसके पहले एग्जांपल में देखा होगा कि बहुत सारा हमने ग्राफ दिया था और उस बहुत सारे ग्राफ में कुछ एक ग्राफ ही फंक्शन को रिप्रेजेंट किया और बहुत सारा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया। इसका मतलब वहां से तो एक बात यह स्पष्ट हो रहा है कि भैया ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, बट कोई जरूरी नहीं कि जो ग्राफ होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करे ही करे, लेकिन फंक्शन होगा तो पक्की बात है ग्राफ होगा ही होगा। मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो ग्राफ इंप्लाइज फंक्शन, ये तो पक्की बात है गलत हो गया। और ध्यान में ये रखना है कि जब ये गलत हो गया तो सी ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास सी ऑप्शन इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई है। ग्राफ होगा तो फंक्शन होगा, ये इसको तो हमारे पास सी ऑप्शन, तो यहां से ही बोल देंगे ए ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बच गया बी ऑप्शन, तो फंक्शन होगा तो ग्राफ होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। फंक्शन होगा तो ग्राफ तो होगा ही होगा। मतलब कि अगर हमने क्वेश्चन में ये राइज कर दिया, ध्यान देना कि इज दैट एनी फंक्शन विच ग्राफ कैन नॉट बी ड्रॉन। किसी बच्चे से क्वेश्चन राइज कर दिया तो कि क्या कोई एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका ग्राफ पॉसिबल ना हो, जिसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हो? तो सडनली बच्चे ने आंसर दिया क्या? यस। नो नो, क्या फंक्शन होगा तो ग्राफ तो होगा ही होगा सर। और आपने लिख रखा है सर कोई ऐसा फंक्शन बताओ जिसका ग्राफ पॉसिबल ना हो। तो पक्की बात ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिख दिया नो। बट बच्चों ध्यान में रखना, इसका आंसर होगा यस। अब बोलो सर ये तो कंफ्यूजन हो गया। फिर यस कहने का मतलब, अगर मैं मानकर चलूं कि सर ये यस आपने जो बोला वो सही है, तो पक्की बात है कि सर ये भी गया काम से। क्यों? आप बोल रहे हो सर यस होगा कि कोई ऐसा ग्राफ बताओ जो फंक्शन नहीं है, सॉरी जो फंक्शन, ऐसा फंक्शन बताओ जिसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन हो गया तो ग्राफ पॉसिबल नहीं हुआ। आप इस स्टेटमेंट को सही बोल रहे हो, तो इसका मतलब फंक्शन होगा तो ग्राफ होगा ही होगा।
इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये कैसे प्रेडिक्ट करें? तो पूरे मैथमेटिक्स में एक ही ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिरिक्लेट फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं पॉसिबल है? तो डिरिक्लेट फंक्शन का हम लोग थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। ये डिरिक्लेट फंक्शन होता क्या है? तो डिरिक्लेट फंक्शन अभी थोड़ा सा मैं इसे ब्रीफ करूंगा। और एक्चुअली डिरिक्लेट फंक्शन का जो बेसिकली यूज है वो हमारे पास लिमिट में है, कंटिन्यूटी में है, डिफरेंशियबिलिटी में है। तो वहां पे हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे डिरिक्लेट फंक्शन के बारे में। बट थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं डिरिक्लेट फंक्शन के बारे में। इसका जो नेचर होता है f(x) इक्वल टू, मैं बोल देता हूं 1 इफ x इज रैशनल और ये 0 इफ x इज इरेशनल। मतलब f(x) को दो फॉर्म में डिफाइन कर दो, f(x) को दो पार्ट में डिफाइन कर दो। एक पार्ट रैशनल के लिए होना चाहिए, दूसरा पार्ट इरेशनल के लिए होना चाहिए। और एक बात ध्यान रहे कि 1 और 0 के अलावा कुछ भी दे सकते हो, बट ये ध्यान में रखना कि एक रैशनल के लिए होना चाहिए और दूसरा इरेशनल के लिए होना चाहिए। तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिरिक्लेट फंक्शन। अब यहां पे बोलोगे सर इसका ग्राफ क्यों नहीं पॉसिबल है? तो थोड़ा सा हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली इसको देख लेते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने का सबसे आसान सा मेथड टेबुलर फॉर्म है। मतलब x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू निकालो और सारे को xy प्लेन में प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद सारे पॉइंट को मिला दो। तो जरा देखो तो जरा, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिलेगा। तो x का वैल्यू 0 बोले तो रैशनल है ना। तो रैशनल जब x का वैल्यू रैशनल होगा तो y का वैल्यू कितना है 1। तो हमने 0 पे एक पॉइंट अपने तरीके से ले लिया, ये 1 0,1, ठीक है ना। अब तुम एक बताओ 0 के बाद अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट हमने ले लिया 1, मेरी बात को ध्यान देना। तो 1 भी हमारे पास x का वैल्यू रैशनल हुआ। तो x का वैल्यू रैशनल हुआ तो फिर हमारे पास x का वैल्यू रैशनल पे y का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू फिर हमारे पास ये 1 आया, ये पॉइंट आया। लेकिन यहां पे एक बात है कि 0 से 1 के बीच में हमारे पास बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन वो इरेशनल नंबर कहां पे होगा तेरे को पता है? किसी को भी पता नहीं है। इनफिनाइट नंबर्स होंगे x एक्सिस पे। और जब x इरेशनल होगा तो पक्की बात है कि y का वैल्यू 0 होगा। तो सबसे पहली बात कि सर वो पॉइंट तो मेरे को x एक्सिस पे पता ही नहीं कि कहां पे इरेशनल लेना है, मेरे को कहां पे इरेशनल लूंगा मैं। ये अलग बात है उसका y का वैल्यू पता है। तो मेरे को पॉइंट जो चाहिए, जो ये पॉइंट आप जो दे रहे हो वो x और y का कोऑर्डिनेट है ना। तो x पता नहीं कहां पे होगा लेकिन y का वैल्यू पता है, यहां पे होगा, पर्टिकुलर प्लेस पे होगा। तो पॉइंट तो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाकर लिखना पड़ेगा ना, तभी उस पॉइंट को इंडिकेट करते हो ना। तो x का वैल्यू तेरे को पता नहीं कि इस दोनों के बीच में कहां पे होगा, लेकिन y का वैल्यू पता है कि x एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि y का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। इसका मतलब उस पॉइंट को हम लोग इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। जब इंडिकेट नहीं कर पाएंगे पॉइंट को, तो पॉइंट को मिलाएंगे कैसे? आई मीन टू से कि डिरिक्लेट फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और इसको और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में। बट ये ध्यान रखना कि डिरिक्लेट फंक्शन का ये नेचर इस तरीके का होता है कि हमारे पास फंक्शन को दो फॉर्म में, दो पार्ट में डिफाइन कर दो। एक पार्ट रैशनल के लिए कर दो, दूसरा पार्ट इरेशनल के लिए कर दो। तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिरिक्लेट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पहले वाला जो क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे पास फंक्शन है तो ग्राफ है, या ग्राफ है तो फंक्शन है, या फंक्शन इंप्लाइज ग्राफ एंड इंप्लाइड बाय फंक्शन इंप्लाइज ग्राफ एंड ग्राफ इंप्लाइज बाय फंक्शन। तो उसमें से तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तीनों गलत है। ये उसको ऑब्जेक्ट करेगा। इसका मतलब उस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी, नन ऑफ दिस। तो यहां से क्या सीखे कि सर ग्राफ होगा तो फंक्शन भी होगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। फंक्शन होगा तो ग्राफ होगा, क्या इस बात की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। डिरिक्लेट फंक्शन उसको ऑब्जेक्ट करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो आइए लेके चलते हैं कि जो हमने फंक्शन का डेफिनेशन जो पढ़ रखा है ना, उस पे कुछ हमने एग्जांपल्स भी दिए थे आपको
कि बताओ कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कुछ एक क्वेश्चन रख लो होमवर्क के लिए, आई मीन इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास मैं इसका आंसर भी दे दूंगा अभी, और उसके बाद आंसर देने के बाद अगर आपको लगता है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर करके कमेंट करना। और इस नंबर पे जो मैं एक दे रहा हूं नंबर 9334172342 पे आप व्हाट्सएप के जरिए भी इसका सॉल्यूशन आप मेरे से मांग सकते हो। मैं सॉल्यूशन बिल्कुल दूंगा। कमेंट में भी आपके पास अगर रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं मेरे को सर क्वेश्चन का आंसर आपने दे रखा है, सॉल्यूशन भी चाहिए मेरे को, तो मैं बिल्कुल सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट ना। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लो सच दैट कि आप लोग थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस कर लो उसको। Which of the following expression represents a function? First, fx equal to a square root of x minus 7 plus a square root of 1 minus x. Second, fx equal to log x minus 4 divided by the square root of 16 minus x square. Third, fx equal to log of cos x. Fourth, fx equal to cos inverse 1 by fractional part of x. 5, fx equal to 1 by ln of greatest integer of 1 minus modulus of x. 6, fx equal to 1 minus x square by 2 minus cos x पूरे का स्क्वायर रूट, आई मीन टू से स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x square by 2 minus cos x. 7, fx equal to 1 by a square root of x minus modulus of x. 8, fx equal to दे रहा हूं मैं 1 by a square root of greatest integer of x minus x. ठीक है, यहां पे मैं बोलना चाहूंगा इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन को छोड़कर बाकी कोई भी फंक्शन नहीं है। ये आप आंसर के फॉर्म में रख लेना, आई मीन उसे लर्न कर लेना कि 6 नंबर क्वेश्चन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू 0। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 7 एंड 8 इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर सारे का डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू 5 होगा। मैं फिर बोलना चाहूंगा कि सॉल्यूशन अगर इसका चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे कि मेरे को सॉल्यूशन चाहिए सर, तो मैं बिल्कुल सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करूंगा। और सॉल्यूशन के लिए आपने को जो मैंने अभी नंबर दे रखा था उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी सॉल्यूशन का डिमांड कर सकते हो, तो समय रहने पे मैं सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन का बेसिक समझ सकते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन को प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका समझ सकते हैं, और इस पे एक दो क्वेश्चन छोटा सा जो हमने डेफिनेशन पढ़ रखा है उस पे एक दो क्वेश्चन, कुछ छोटे से क्वेश्चन हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो हमने आपके पास बोला, ध्यान देना कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड f of 2 माइनस f of 1 बाई f of 3। अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल बड़े आराम से सॉल्यूशन को कर सकते हैं, आई मीन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंस fx इक्वल टू जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, देखो बिल्कुल बेसिक है ये। मेरा इंटेंशन यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का ये नहीं है कि बहुत बड़े क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये बात पे है, इस बात पे है कि फंक्शन का जो डेफिनेशन समझा आपने उसको उस पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग। तो एक छोटा सा क्वेश्चन का टाइप हमने ये दे दिया कि fx इक्वल टू समथिंग दे दिया और f ऑफ समथिंग का वैल्यू मेरे को निकालना है। तो fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर हुआ, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 बाई f ऑफ 3 निकालना है। तो f ऑफ 2 आप बताओ, x के बदले 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर बोले तो कितना आ गया 4। f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर बोले तो 1।
एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बोले तो हमारे पास 9। देयरफॉर कि एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 बाई एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना आएगा, सारी की वैल्यूज पुट कर दो। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 4, एफ ऑफ 1 आ गया 1 और एफ ऑफ 3 आ गया हमारे पास 9 बोले तो 3/9 बोले तो 1 कितना 3 है कि नहीं। क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसा दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। हमने बोल दिया कि फाइंड एफ ऑफ 2। ध्यान देना बच्चों, अब किसी बच्चे ने कुछ ऐसा कह दिया कि सर सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2, अगर डायरेक्टली एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हो आप, पुट करना भी चाहिए क्योंकि इसके पहले एग्जांपल में एक्स के बदले जो मेरे पास डेटा था उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू मैंने पुट किया था। तो एक्स का वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब माइनस 8 बाई 2 माइनस 2, आई मीन टू से 8 माइनस 8 बाई 2 माइनस 2 बोले तो 0/0 एंड विच इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या मैं बोलना चाहूंगा कि सर f2 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा, मतलब f2 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इस फंक्शन में। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ध्यान देना। मेथड 2, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसको और हम लोग बोल सकते हैं ना सर कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब बाई एक्स माइनस 2, है कि नहीं। अब यहां पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बोले तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बोले तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2, है ना। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 4। अब x का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, आई मीन 4 प्लस 4 प्लस 4 बोले तो कितना आ गया 12। तो मैं बोलूंगा ये सॉल्यूशन आपका गलत है। पता है गलत क्यों है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन का फॉर्मेट था, ध्यान देना, एक्स क्यू माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 था। अब यहां पर इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया ना तो फंक्शन का फॉर्मेट चेंज कर दिया। मतलब यहां पे देखोगे कि ये जो हमारे पास फील करोगे कि x इक्वल टू 2 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन यहां पे एफ एक्स जो है किसी भी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होगा, यहां पे फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो हम लोग को ये काम भी नहीं करना है कि जो फंक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली ही वैल्यू निकालना है, उसके फॉर्मेट को चेंज करके लास्ट में वैल्यू पुट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फॉर्मेट को चेंज करते हो ना तो हो सकता है उसका डोमेन पे इफेक्ट पड़ जाए। मतलब किसका डोमेन की मैं बात करता हूं x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है, बाकी किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं होगा। लेकिन इसके डोमेन की बात करो तो ये तो x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो भैया ये गलती मैं तो करूंगा ही नहीं, अगर ऐसा करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जब भी अगर एफ ऑफ समथिंग की वैल्यू निकालने की बात कह दी जाए, फंक्शन का फंक्शन दिया जाए, एक्सप्रेशन दिया जाए, तो उस एक्सप्रेशन को आपको मॉडिफाई नहीं करना है। मॉडिफाई करोगे तो उसके डोमेन पे इफेक्ट पड़ जाएगा, और डोमेन पे इफेक्ट पड़ जाएगा तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा है ना। तो मैं बस इस वीडियो को यहां तक ही स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। ओके, थैंक यू।